दोस्तों 13 सितंबर को एक बहुत बड़े स्केल में प्रोटेस्ट होता है जिसमें काफी सारे ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन पहुंचते हैं। करीबन 1,10,000 ब्रिटिशर्स इस रैली में पार्ट लेते हैं और मांग होती है इलीगल इमिग्रेंट्स को ब्रिटेन से निकालना। लेकिन उन्होंने इस प्रोटेस्ट को मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मैं कहूँ एशियंस और अफ्रीकन्स का नाम देते हुए अपनी मास गैदरिंग की थी उस दिन। इस प्रोटेस्ट में टॉमी रॉबिन्सन भी थे जो कि इंग्लिश डिफेंस लीग एक एंटी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने एंटी इस्लामिस्ट व्यूज को लेकर काफी प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से 13 सितंबर को लंदन में एक मास गैदरिंग शेड्यूल हुई जिसमें इलॉन मस्क जो कि एक्स और ट्विटर के ओनर है वो भी ऑनलाइन इस गैदरिंग में शामिल होते हैं और ये प्रोटेस्ट बड़ी एंटी इमिग्रेशन रैली बन जाती है उस दिन। यूके में तो हर तरफ एशियंस और अफ्रीकन्स दिखते हैं, वहाँ की इंग्लिश तो बहुत ही कम है, तो इतनी बड़ी रैली तो बनती ही है। उन्हें अपना देश भी तो बचाना है इतने मास इमिग्रेंट से। बात तो तू फिर से बिना समझे ही कर रहा है। दोस्तों अगर मैं यूके के रिसेंट सेंसस से बताऊं तो हर 4 में से 3 इंग्लिश रेसिडेंट्स ही हैं और 1 अफ्रीकन या एशियन होता है। इसका सीधा मतलब है प्रोटेस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर होनी थी। लेकिन यहाँ काफी राइट विंग पॉलिटिक्स के चलते ये प्रोटेस्ट कुछ कम्युनिटीज को लेकर हुई। ये कोई पहली प्रोटेस्ट नहीं हुई है जो कम्युनिटीज के बढ़ते रेशियो को लेकर हुई, बल्कि उनका मेन रीजन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर होना था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2015 से काफी एंटी इस्लामिक रैलीज हो चुकी है, जिसमें हाल ही में हुए एक ऑस्ट्रेलियन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 150% से इंक्रीमेंट हुआ है इन रैलीज में। वहीं अगर मैं जर्मनी की बात करूं, पेजिडा यानी कि पैट्रियोटिक यूरोपियंस अगेंस्ट द इस्लामाइजेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 से मुस्लिम्स और इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ काफी रैलीज निकाल चुकी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो हाल ही में इलेक्ट हुए CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उन नॉन मुस्लिम्स के सिटीजनशिप देने की बात करता है जो 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए हैं। ये सारे नॉन मुस्लिम्स इंडिया में आसानी से सिटीजनशिप पा सकते हैं, लेकिन इस एक्ट का सीधा मतलब भी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना था। यूएस में 2016 से न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही मेगा मूवमेंट यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन शुरू हुआ। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो बिल्कुल ही इमिग्रेंट्स की एंट्री पे रोक लगाता है। अगर मैं आज की बात करूं तो मेगा मूवमेंट के बाद H1B वीजा जो कि स्किल्ड इमिग्रेंट्स को एंट्री देता है वो एशियाटिक नेशंस के लिए काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है। हर कोई अपने देश के लिए खुद के लॉज बना सकता है जैसा वो देश चाहे, और ये सारे देश अपने इमिग्रेंट प्रोसेस को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए। सोच सकता है दोस्तों, म्यांमार ने 2017 में करीबन 7,42,000 रोहिंग्या कम्युनिटीज को निकाल दिया था जो कि वहाँ काफी सेंचुरीज से रह रही थी। म्यांमार और बाकी सारे देश जिनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ वो काफी सारे बड़े बड़े ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी उनके एक्शंस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के नाम पर स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए कैसे हैं वो हम देख ही रहे हैं। तो वहीं अगर इमिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी की बात करूं तो इस साल इंडिया से 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो उन देशों की इकोनॉमी को ही बूस्ट कर रहे हैं। यूके, यूएस, कनाडा इंडिया के टॉप चॉइसेस हैं हायर स्टडीज के लिए, और यही कंट्रीज फॉरेन स्टूडेंट से सबसे ज्यादा ट्यूशन फीस लेती है। करीबन 30 से 35 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस में लग जाता है अगर हम यूके की बात करें, और वहीं यूएस की फीस तो इससे भी ज्यादा है। और अगर यूएस की ही बात कर रहे हैं तो 90s के बाद यूएस की टेक इंडस्ट्रीज को इंडिया ने बढ़ाया ही है सिलिकॉन वैली का पार्ट बनकर, और तो यूएस की कंपनीज ने जो लार्ज स्केल में कॉल सेंटर्स इंडिया में खोले हैं उनका भी यूएस इकोनॉमिक्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इन कंपनीज को स्किल टैलेंट और एक्सेंट कॉस्ट इफेक्टिवली मिल जाते हैं इंडियंस में। इंडिया भी तो है जो इमिग्रेंट्स पर रोक लगाता है इन सारे देशों के जैसे, तो अब मानता है ना इमिग्रेंट्स का इशू है, और तो और सबसे ज्यादा तो इंडियंस ही यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए मांगते हैं स्किल्स होते हुए भी। हाँ। दोस्तों अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो जब ब्रिटेन ने अमेरिका डिस्कवर किया तब वो लोग भी तो इमिग्रेंट्स ही थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में
ऑलरेडी लोग रहते थे जो नेटिव अमेरिकन यानी इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं और जो आज भी वहां हैं। वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की बात करूं, ब्रिटेन ने वहां अपने पनिश किए गए लोगों को भेजना शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस कम्युनिटी रहती थी जो आज भी मौजूद है। तो इमिग्रेंट्स कौन है, लेकिन इंडिया स्किल्ड कितना है वो हमने काफी जायंट्स कंपनीज के सीईओज में देखा है, स्पेस मिशंस में देखा है, और तो और 1974 में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। यूएस की सैटेलाइट्स को हवा तक नहीं लगी। दोस्तों, इंडिया में काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनकी सीट्स बहुत ही कम है। इसी वजह से हजारों टैलेंटेड स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं। और जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की क्वालिटी और कॉस्ट इंडिया की कंपैरिजन में अब्रॉड के ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो एक बेटर फ्यूचर के लिए ही पढ़ने बाहर जाते हैं। बाहर के देशों में टीचिंग मेथड्स मार्क्स या रोड लर्निंग के बजाय स्किल्स और पैशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि वहां के स्टूडेंट्स जो सीखते हैं वो अपनी सोसाइटी और इकोनॉमी पर अप्लाई कर देते हैं। वहां के सिस्टम उन स्किल्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में सिस्टम अब भी लार्जली एग्जाम ओरिएंटेड है। स्टूडेंट्स पे मार्क्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना प्रेशर होता है कि उसका असली पैशन या क्रिएटिविटी दब जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्किल्ड और टैलेंटेड लोग इंडिया में ही अपना फ्यूचर बनाए, इससे हमारा देश, उसकी पॉलिसीज और इकोनॉमी और आगे बढ़े, तो चेंज जरूरी है। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए।